नमस्कार दोस्तों। 17वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट जिन जटिल प्रश्नों को छोड़ के चले आते हैं, हम उन प्रश्नों पर चर्चा पूरी विस्तार से अब करने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको इस परीक्षा में हमारे इन क्लासों से आपको बहुत लाभ होने वाला है। आप पारिस्थितिक तंत्र के बारे में आप जानेंगे। यहाँ पर तो लिखा हुआ है तालाब का पारिस्थितिक तंत्र, जो एक पारिस्थितिक तंत्र का छोटा सा भाग है, लेकिन हम लोग पारिस्थितिक तंत्र के बारे में विस्तार से जानेंगे। पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र या इंग्लिश में इसे इकोसिस्टम भी कहा जाता है। ध्यान रखें, ये जो पारिस्थितिकी तंत्र लिखा है इसे पारितंत्र या अंग्रेजी में इकोसिस्टम भी कहा जाता है। हम लोग कहते हैं कि हर एक चीज़ का कुछ अपना सिस्टम होता है, लेकिन पारितंत्र जुड़ा हुआ है पारिस्थितिकी से और पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में एक विशेष क्षेत्र में जहाँ पर जीव, जैव और अजैव घटक निवास करते हैं। सीधी सी आपसे परिभाषा पूछी जाए कि इकोसिस्टम क्या है या पारितंत्र अथवा पारिस्थितिक तंत्र क्या है, तो आपको सीधे इसका उत्तर देना चाहिए कि पृथ्वी पर उपस्थित किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में जैव और अजैव घटकों का, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पर उपस्थित किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में जैव और अजैव घटकों का वह सम्मिलित क्षेत्र जहाँ पर ऊर्जा और वहाँ की जो पारिस्थितिकी है उसमें आदान प्रदान आपस में होते हैं। मतलब कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। वस्तुएं जो होती हैं वो अपने स्थानीय जगहों पर ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखती हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम जो है किसी विशेष भौगोलिक प्रदेश का क्या है, एक बायोम भी कह सकते हैं, जिसमें परिस्थिति के साथ साथ वहाँ पे जैव और अजैव घटकों दोनों का विद्यमान होना जरूरी है। आइए थोड़ा इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन में चलते हैं और देखते हैं। देखिए, पारितंत्र यहाँ पर लिखा हुआ है और पारितंत्र का सीधा सा मतलब होता है इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। अलग अलग प्रजातियों के एक या अलग समुदाय जो एक दूसरे के साथ और अपने अजैविक पर्यावरण के साथ अंतर क्रिया करते हैं। मतलब कि जैव क्या होता है? जैव में आपको बोटनी और जूलॉजी दोनों हो जाएगा। पेड़ पौधे जंतु जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ की मिट्टी से, वहाँ के पर्यावरण से, वहाँ के पर्वत से, पठार से, जहाँ भी रह रहे हों, उन दोनों में अंतर क्रिया होता है। जैसे मान लीजिए कि तालाब है, तो तालाब में रहने वाले जीव स्वयं अपने जीव, उगने वाले प्लैंकटन, घास और साथ ही साथ जल और नीचे के मिट्टी से भी क्या करते हैं, अंतर क्रिया करते हैं। किसी ने मुझसे कहा कि सर एक मछली होती है रेवा, बिहार में उसको रेहू बोलते हैं, रेहू क्या खाती है? तो मैंने इस पर सर्च किया, पता चला कि रेहू मिट्टी खाती, मिट्टी खा के बड़े होते हैं। तो उस तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में जो रोहू मछली है, शुद्ध नाम उसका रोहू है, वो जल अजैविक पदार्थ है और मिट्टी भी क्या है, अजैविक पदार्थ है। ऊपर से सोलर लाइट आ रहा है, क्या है, अजैविक पदार्थ है, इसमें जीव नहीं है। लेकिन उस तालाब में रहने वाला एक जीव मछली इससे अंतरक्रिया करके पूरे अपने संसार को माने खुद बड़ा होता है और बच्चे पैदा करता है। तो यही पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र एक छोटे से तालाब से लेकर के, एक गौशाला से लेकर के संपूर्ण पृथ्वी हो सकता है। एक बड़ा समुद्र अपने आप में एक पारितंत्र इकोसिस्टम है और उस समुद्र में कोई छोटा घिरा हुआ जो लैगून है वो भी क्या है, अपने आप में एक इकोसिस्टम है, पारितंत्र है। स्वयं पूरा पृथ्वी क्या है, एक इकोसिस्टम है, एक पारितंत्र है। लेकिन पृथ्वी पर उपस्थित पटना का यह जो क्षेत्र है गंगा किनारे, एक विशेष एरिया में, यह भी एक पारितंत्र हो सकता है। मतलब कि आपके घर में गौशाले में गाय रहती हैं, भैंस रहते हैं और कुछ लोग जानवर रहते हैं, छोटे बच्चे उनके होते हैं, माने और उनका भी एक पारितंत्र हो सकता है। एक कुआं का परितंत्र हो सकता है, कुआं में मेंढक है, चार और छोटे छोटे जीव हैं, कभी सांप कूद गया, वो भी मिलाकर क्या हो गया, एक पारितंत्र हो गया। तो संपूर्ण पृथ्वी भी एक पारितंत्र है और पृथ्वी के छोटे छोटे जगह जो एक विशेष प्रकार से अपने आप में समाहित हो, तो उसे भी क्या कहते हैं, पारितंत्र। इससे आपको क्लियर हुआ। उदाहरण, तालाब, बगीचा, पहाड़ी, वन, हिमालय, आर्कटिक। एक पारितंत्र के लाक्षणिक विशेषताएं क्या होती हैं? एक अगला सवाल आपसे पूछ दिया गया कि एक पारितंत्र के लाक्षणिक माने उसका लक्षण क्या होता है, पारितंत्र का, इकोसिस्टम का लक्षण क्या होता है? तो प्रत्येक पारितंत्र की एक अद्वितीय
और चक्रीय जलवायु होती है। माने अपने ये चक्र से, अपने ये साइकिल से क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसका विकास होता है। पारितंत्र में पहले जीव छोटे हो सकते हैं, जीवों का धीरे धीरे विकास होता है, वो मरते हैं, पुनः नए छोटे जीव जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, तो उनका क्या होता है, एक साइकिल, एक चक्रीय जलवायु होती है। पारितंत्र में जैव विविधता निहित होती है, जो कि जंतुओं, पादपों, सूक्ष्म जीवों की एक बहुरूपता है। ध्यान रखिएगा, बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता, हर एक इकोसिस्टम में जैव विविधता का होना बहुत जरूरी है। बिना बायोडायवर्सिटी का इकोसिस्टम हो ही नहीं सकता। जैसे किसी कमरे में सिर्फ पति पत्नी रहते हो, या एक छोटे से कुआं में सिर्फ मेंढक चार रहते हो, तो वो इकोसिस्टम नहीं बनेगा। मेंढक क्या खाएगा, मर जाएगा। तो मेंढक को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, उसमें छोटे छोटे कीट चाहिए। अब मेंढक को खाने वाला एक सांप आ गया, सांप को खाने वाला कोई दूसरा उसमें जीव, बड़ा सांप कूद गया। तो मतलब कि इकोसिस्टम में पारितंत्र का एक बहुत बड़ा लक्षण क्या है, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, माने वहाँ विभिन्न प्रकार के जीवों की संख्या, प्रजाति की संख्या होनी चाहिए। तो ये एक बड़ा इसमें बात की। एक पारितंत्र के घटक एक दूसरे पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा कि अगर किसी तालाब में कोई रोहू मछली है, तो उसको जीने के लिए जल, मिट्टी और सूर्य प्रकाश क्या है, जरूरी है। अगर सूर्य प्रकाश कुछ समय के लिए नहीं भी देंगे तो पानी और मिट्टी पर क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। तो डिपेंड करता है। प्रत्येक पारितंत्र में एक पोषण पदानुक्रम, माने एक जो पोषण स्तर होता है, जो ऊर्जा का लेयर होता है, एक पदानुक्रम में होता है, माने एक के बाद एक होता है, एक सिस्टम में होता है। प्रजाति ए प्रजाति बी को खाती है, जबकि प्रजाति बी प्रजाति सी को खाती है। देखिए पदानुक्रम है, ए बी को खाया, बी किसको खाया, सी को खाया। और यह क्रम क्या होता है, आगे बढ़ते रहता है। माने सी क्या करेगा, आगे डी को खाएगा, डी क्या करेगा, ई पर निर्भर रहेगा। तो एक इसमें पदानुक्रम माने एक दिशा में होता है। ये नहीं कि ए के बाद सी हो जाएगा, सी के बाद ई हो जाएगा, नहीं, ए के बाद बी, बी के बाद सी, या सी के बाद डी, एक सिस्टम में होगा, एक पदानुक्रम में होगा। इसी को बोलते हैं कि इकोसिस्टम ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, एक दिशा में होता है। माने वो घूमेगा नहीं, वो एक दिशा से लगातार क्या होगा। तो इसमें कई सवाल बन रहे हैं कि पारितंत्र के लक्षणों में क्या है, पारितंत्र में क्या बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता जरूरी है कि नहीं है। इन सारे चीज आपको इसमें देखने को मिलेंगे। किसी भी स्थिर पारितंत्र में पदार्थ और ऊर्जा का एक स्थिर विनिमय होता है। माने वहाँ जो पदार्थ होता है और जो ऊर्जा होता है उसमें अस्थायित्व होता है। जब ये लगातार चेंज होना शुरू हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि कोई जानवर कोई विशेष वनस्पति को ग्रहण करता है, ठीक है, वो वनस्पति उसको नहीं मिले तो क्या होगा, वो जीव रहेगा, नहीं रहेगा। तो जब तक वहाँ स्टेबिलिटी नहीं आएगी, अस्थायित्व नहीं आएगा, वहाँ पर क्या होगा, पारितंत्र विकसित नहीं हो पाएगा। पृथ्वी पर अति लघु से लेकर अति विशाल तक अनगिनत पारितंत्र मौजूद है। मैंने पहले ही कहा कि एक छोटे से गौशाले से लेकर, एक कुएं से लेकर, एक तालाब से लेकर एक विशाल समुद्र तक भी क्या है, अलग अलग पारितंत्र हो सकता है। जैसे प्रशांत महासागर का पारितंत्र कुछ और होगा, हिंद महासागर कुछ और होगा, किसी खारे झील का कुछ और होगा, किसी मीठे सरोवर कुछ और होगा, तेज बहने वाली नदी में कुछ विशेष मछलियाँ रहती होंगी, शांत नदी में कुछ विशेष मछलियाँ रहती होंगी। तो ये विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम। अब देखिए सवाना बायोम, सवाना के इकोसिस्टम कुछ अलग है, मानसूनी प्रदेश का सिस्टम कुछ अलग है, ठीक ना। तो हर एक जगहों का इकोसिस्टम क्या होता है, एक दूसरे से भिन्न होता है, और वो उसमें स्टेबिलिटी, अस्थायित्व को क्या करता है, बनाए रखता है। अगर अपने अस्थायित्व को बनाए कोई इकोसिस्टम नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आप भी एक इकोसिस्टम में रहते हैं, सुबह उठते हैं, आपके लिए नल का पानी चाहिए, फिर गैस का ऊर्जा चाहिए, फिर उसमें पकाने के लिए कड़ाही भोजन चाहिए। इसमें से दो चार चीज़ें हटा दी जाएँ तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। ठीक वैसे ही पारितंत्र में जो जीव रहते हैं, अजैव घटकों पर जो निर्भर करते हैं, उन अजैव घटकों में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पारितंत्र क्या हो जाएगा, विनष्ट हो जाएगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे बड़ा क्या है, प्रवाल भित्ति है,
वो नष्ट होते जा रहा है। क्यों होते जा रहा है? क्योंकि उसके इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी नहीं रही। समुद्र के तापमान में बढ़ोतरी हो गई, समुद्र पोल्यूटेड होने लगा, तो वहाँ पर क्या हो गए? प्रवाल मर गए। इसको बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। कोरल जो होते हैं वो शैवाल का रंग ही नहीं पहचान पाए। बढ़ती हुई ऊर्जा के चलते उसका रंग क्या हो गया? बदल गया। माने उनके लिए अजैविक घटक चेंज हो गए, जैविक घटक बदल गया, तो वो उस पर अब क्या हो गए? उनको पहचान नहीं पड़ रहे हैं। मतलब कि जैसे ही स्टेबिलिटी खत्म होगी, पारितंत्र क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। हम लोग बरसात के, जाड़ा के, गर्मी के आदी हैं बिहार में, और सालों भर टेम्परेचर 45 डिग्री हो जाए तो सभी वनस्पतियां और जो हम लोग लगाते हैं प्लांट्स खेतों में या खेती करते हैं, वो ऐसा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। और जब नहीं रह पाएगा तो क्या होगा? लोग पलायन करना शुरू कर देंगे और इकोसिस्टम क्या हो गया? चेंज हो जाएगा। तो मरुस्थल का इकोसिस्टम अलग है, मरुस्थलीय प्रदेश का अलग है, विषुवतीय प्रदेश का अलग है, ध्रुवीय प्रदेश का अलग है। ध्रुवीय प्रदेश में भी एक ही क्षेत्र में भी हिमालय माउंटेन का, माने हिमालय का जो एवरेस्ट माउंटेन है उसका अलग होगा, कैलाश पर्वत का अलग होगा, दूसरे पर्वत चोटियों का अलग हो सकता है, क्योंकि सबकी ऊंचाई क्या है? एक दूसरे से भिन्न है। थोड़ा सा ऊंचाई बढ़ने पर क्या होगा? टुंड्रा टैगम बदलना शुरू हो जाता है, तो इकोसिस्टम बदल जाएगा। आपका शिवालिक हिमालय का इकोसिस्टम अलग है, मिडिल हिमालय का इकोसिस्टम अलग है, ग्रेटर हिमालय का अलग है, तो सबका अलग अलग हो सकता है। अरावली पर्वत का अलग हो सकता है, विंध्याचल का अलग हो सकता है। तो इकोसिस्टम हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, माने अनगिनत हो सकते हैं। क्लियर हुआ आप लोग को? तो अब आपसे कोई पूछा जाएगा कि इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तब पदानुक्रम में होता है, एक दिशा में होता है। क्या इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। बिना बायोडाइवर्सिटी का इकोसिस्टम नहीं रह पाएगा। क्या इकोसिस्टम में अस्थायित्व जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। इकोसिस्टम कितने होते हैं? तो इकोसिस्टम अनगिनत होते हैं। तालाब का अलग है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इकोसिस्टम के बारे में पूरी तरह जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। और इस पर कुछ और फिगर देखा जाए, देखिए, तो एक पारितंत्र की और हम लोग संरचना में आएंगे कि इसकी संरचना कैसे होती है। तो पारितंत्र में दो मुख्य घटक होते हैं, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं मौखिक रूप से, जैविक भाग और अजैविक भाग। तो जैविक भाग जो सभी प्लांट्स हैं, पौधे हैं, वृक्ष हैं और जो जंतु जीव है। और दूसरा अजैविक भाग, जितने भी धरती पर अजैविक मौजूद है, सूर्य का प्रकाश है, वायुमंडल है, मिट्टी है, पर्वत है, पठार है, नदी है, समुद्र है, जितने भी जिसमें जीव नहीं है, जो बढ़ता नहीं हो, उन सबको मिला के क्या होता है? ये मौजूद जीव शामिल होते हैं, जिससे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव। अजैविक भाग में वे सभी दशाएं निहित होती हैं जिनमें जीव रहते हैं, जिनके बीच में जीव रहते हैं। अजैविक भाग एक समुद्र है कि नहीं है, लेकिन उसमें जीव रहते हैं। पहाड़ एक अजैविक भाग एक नहीं है, लेकिन वहां पर विभिन्न वनस्पतियां पाई जाती हैं। भूस्थलीय परितंत्र में, माने भूस्थलीय माने पृथ्वी पर, सूखे भाग पर, अजैविक दशाओं के अंतर्गत जल, वायु, मृदा, पोषक तत्व, खनिज, सूर्य प्रकाश, तापमान, पवन, वर्षापात, भौगोलिक स्थिति और इस प्रकार के अन्य कारक शामिल किए जाते हैं। जलीय परितंत्रों की अजैविक स्थितियों के अंतर्गत समुद्र की गहराई, वहाँ की कितना पंकिलता स्तर में कितना कीचड़ है, धाराएं कैसी हैं और कितना वहाँ पर निलंबित, निक्षेप, ठोस इत्यादि शामिल हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ सवाल दे सकता है आपको, बिल्कुल नोट कीजिएगा कि भूस्थलीय पारितंत्र में क्या क्या शामिल होता है। जल होगा, क्या होगा? भूस्थलीय परितंत्र में जल होगा, वायु, मृदा, पोषक तत्व जो हम लोग खाते पीते हैं, खनिज, लवण, सूर्य प्रकाश, टेम्परेचर कैसा होगा, हवा कैसी होगी, वर्षापात कितना है, भौगोलिक स्थिति कैसी है, ये सभी किस में शामिल होते हैं? भूस्थलीय क्षेत्र में। और जो जलीय तंत्र है, जो जलीय परितंत्र है, इसमें मुख्य रूप से समुद्र कितना गहरा है। देखिए, गहरे समुद्र में अलग जीव पाए जाएंगे, छिछले समुद्र में अलग जीव पाए जाएंगे। पंकिलता माने पंख लता का जो अस्त्र, कितना कीचड़ है धरती पर, बहुत से जीव है जो कीचड़ में नहीं रहते हैं। गरई मछली कीचड़ में पाई जाती है, जबकि बरारी मछली और सोनबचवा कहाँ पाया जाता है? बालू पर पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? तो इसका भी अलग अलग सिस्टम हो सकता है। बहुत गहरे, जहाँ पर पानी बहुत गहरा होगा, व्हेल वहीं पाया जाएगा, शार्क वहीं पाई जाएगी। भले वो तैर के कुछ दूर चला आता है, लेकिन व्हेल की इतनी शरीर है कि वो छिछले समुद्र कैसे रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो ये सब इसमें सम्मिलित किए जाते हैं।
नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर तालाब का इकोसिस्टम दिखाया गया है कि एक तालाब जो जो जल है, वहाँ पर देखिए बैक्टीरिया उसमें है, प्लैंकटन जिसको मछलियाँ खाती हैं, प्रोटोजोआस पाए जाते हैं, ये आप केकड़ा देख रहे हैं, ये दूसरे जीव जो इस तालाब पर निर्भर करता है। कोई आके यहाँ मछली पकड़ता है, बगुला क्या होता है तालाबों में आके खाता है, लेकिन वो कई तालाबों में खाता है। कुछ ऐसे जैसे ये कमल का फूल का दिखाया गया है, अगल बगल ये आपको मशरूम दिखाए गए हैं। माने एक तालाब है तो अपने अंदर, तालाब अपने अपने क्या है, अजैविक पदार्थ है। तालाब का पानी, तालाब का जमीन, तालाब का किनारा क्या है, अजैविक पदार्थ है। लेकिन तालाब अपने आप में सबको समाहित किए हुए हैं, नहीं समाहित किए हुए हैं। इसमें कई जीव पनप रहे हैं, वो जीव एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। तालाब में कोई अगर मेंढक चल रहा है तो मेंढक के लिए वहाँ पर कीट है, कुछ मेंढक घास भी खाते हैं। अगर कीट खत्म, घास खत्म तो मेंढक खत्म। अगर कुछ सांप केवल मेंढक है कि जिंदा हो रहते हैं, मेंढक खत्म, सांप खत्म नहीं है। छोटी मछलियाँ खत्म तो बगुला आना बंद कर देगा, नहीं कर देगा। तो अपने आप में एक सिस्टम ये दिखाता है। देखिए इसमें एक मैं और बताऊंगा, ये पिरामिड में आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन इसमें पारितंत्र का जो पिरामिड दिखाया गया है तो इसको थोड़ा समझा देते हैं आपको। जीव से जैव मंडल तक प्रकृति में पारिस्थितिकी संगठन के विभिन्न स्तरों को दर्शाता है। माने जीव से जैव मंडल, माने एक हम लोग क्या है, जीव हैं, और हमारा पूरा संसार क्या है, जैव मंडल है। इसमें देखेंगे तो सबसे निचले स्तर पर क्या है, जीव है। जीव क्या है, माने सिंगल चीज हो सकता है। सबसे नीचे क्या है, जीव। जीवों की क्या होती है, विभिन्न प्रजातियां होती हैं। मनुष्य एक जीव है, जयसर एक जीव है, और जयसर की प्रजाति क्या है, कांकेसाइड प्रजाति है। लेकिन भूमंडलीय प्रजाति भी है, भूमध्य सागरीय प्रजाति भी है, निग्रोइड भी है, मंगोलाइड भी एक नहीं है। तो एक जीव अगर जयसर हो गए तो इनकी प्रजाति जयसर जैसे कांकेसाइड की जनसंख्या कितनी होती है, इनका समुदाय क्या है, ये किस पारिस्थितिक तंत्र में रहते हैं, ये किस बायोम में रहते हैं, और जैवमंडल क्या है। माने एक नीचे से लेके ऊपर तक क्या है, जीवों के लिए पूरा एक जैवमंडल भरा पड़ा हुआ है। देखें जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग जहां जीवन क्या है, सीधे सवाल आ जाएगा, जैवमंडल क्या है, पृथ्वी का वह भाग जहां जीवन मौजूद है। आपको कहीं लगता है कि पृथ्वी के कोई भी क्षेत्र जो जीवों से रहित हो, माउंट एवरेस्ट से लेकर के और भयंकर अरब के रेगिस्तान में भी आपको जीव देखने को मिल जाएंगे। समझिए ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या पृथ्वी का कोई वह भाग है जहां जीव नहीं है? अगर दे देगा ऑप्शन में, बिल्कुल वह रॉन्ग है। पृथ्वी का वो प्रत्येक क्षेत्र, जो पृथ्वी पूरी ही अपने आप में एक जैवमंडल है। क्या पृथ्वी जैवमंडल है? बिल्कुल पृथ्वी अपने आप में जैवमंडल है। और जब पृथ्वी जैवमंडल हो गया तो क्या समुद्र, क्या स्थल, क्या रेगिस्तान या क्या माउंट एवरेस्ट, सभी जगह जीव पाए जाते हैं। बायोम क्षेत्रीय परिस्थिति जिसका एक विशिष्ट जलवायु तथा पौधों और अन्य जीवों का एक विशिष्ट जैविक समुदाय होता है। बायोम जैवमंडल से छोटा होता है। जैसे देखिए मानसूनी बायोम, सवाना बायोम। अब मानसूनी बायोम और सवाना बायोम, सवाना में वर्षा क्या होती है, 50 सेंटीमीटर से कम होती है, और मानसून में वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तो यहाँ ये अलग अलग बायोम हो गया। मानसूनी प्रदेश में रहने वाले जीव प्रजातियां अलग होंगी सवाना बायोम के तुलना में। अब इसके नीचे आइए पारितंत्र। मैंने कैसे कहा कि पारितंत्र छोटा हो सकता है, एक तालाब का भी हो सकता है, एक समुद्र का भी हो सकता है। तो एक दूसरे के साथ और अपने अजैविक पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया करने वाली अलग अलग प्रजातियों को एक या एक से अधिक समुदाय मिलकर क्या बनाता है, पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम या पारितंत्र बनाता है। समुदाय किसी समय पर किसी क्षेत्र में रहने वाली और परस्पर अंतरक्रिया करने वाली विभिन्न प्रजातियां समुदायों का क्या करती है, निर्माण करती है। इनकी जनसंख्या महत्वपूर्ण है, जैसे पादप समुदाय, जंतु समुदाय, सूक्ष्म जीव समुदाय। अब पादप समुदाय देख लिए, और पादप समुदाय में कितने पादप हैं, बट है, पीपल है, नीम है, जो भी जितना भी हैं, ये सब पादप समुदाय होंगे। जंतु समुदाय, और पादप समुदाय को किस में रखें, बोटनी में, जंतु समुदाय को जूलॉजी में, सूक्ष्म जीवों के लिए हम लोग अलग अध्ययन करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये सब अलग इसके समुदाय होंगे। जनसंख्या एक ही समय पर एक निर्धारित क्षेत्र में रहने वाली समान प्रजाति के अलग अलग सदस्यों का एक समूह क्या कहलाता है, जनसंख्या। जैसे मानव जनसंख्या,
भैंसों की जनसंख्या, कुकुरों की जनसंख्या, कुत्तों की जनसंख्या, गायों की जनसंख्या, तो ये सब क्या है। और प्रजाति, अगर गाय है तो फ्रीजियन है कि जर्सी है कि ब्राजीलियन है, कि भारत में रहने वाली गाय हैं, उनकी प्रजाति कौन सी है। और जीव, वहीं जीव आगे क्या करता है, प्रजाति। तो मिला जुलाकर आपको इकोसिस्टम के बारे में मैंने पूरी जानकारी दे दी, और एक पिरामिड कैसे निर्माण होता है ये भी मैंने आपको क्लियर किया। तो इस तरह से आप अगर पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, तो आपको ऐसे जो जटिल सवाल जो छूट जाते थे क्वेश्चंस में, एग्जाम में, वो आपको अब पकड़ में आएंगे। मैं जटिल प्रश्नों का ही चयन करूंगा, क्षेत्रों का चयन करूंगा और आगे आपको बताते रहूंगा। तब तक के लिए आप जरूर पढ़ें। बीपीएससी नोटिफिकेशन जारी कर चुका है और परीक्षा भी 2 महीना से भी अब कम रह गया है। तो आप लोग बिल्कुल ही अब ध्यान दें। आपको अगर मेरी पढ़ाई अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, उन्हें चैनल सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहें। धन्यवाद, नमस्कार।